एक गांव में, छोटा सा गांव है वो, राजस्थान का है, मैं जगह आपको नहीं डिस्क्लोज करता। हमारे पास केस आया था ये करीब 2019 में, जिसमें कि ये इंसान को नंदी का अवतार माना जा रहा था। नंदी गाय के बारे में हम सब ने सुना होगा, उनका अवतार माना जा रहा था। तो शुरुआत में 2-3 दिन तो बड़ा हल्ला मचा उस गांव में कि हमारे यहाँ नंदी के अवतार आए हैं। फिर धीरे धीरे एक हफ्ते और थोड़ा ये केओस जब आसपास के गांव में फैला, तब लोग वहाँ पहुँचे और फिर एक छोटा सा टेम्पररी मंदिर एक बनाया गया एंड देन वहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू किया गया उस इंसान का। तो हमारे पास ये तमाशा पहुँचा, मैं इसको तमाशा बोल रहा हूँ शुरुआत में ही, हमारे पास ये तमाशा पहुँचा 2019 में। तो हम सब बड़े एक्साइटेड, ज़्यादा दूर था नहीं, दिल्ली से 250-300 किलोमीटर था। चलो चल के देखते हैं, चले गए हम। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसे कहते हैं बोनथ्रोपी। आप कभी रिसर्च करना है इसके बारे में। बोनथ्रोपी एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान एक जानवर की तरह एक्ट करने लगता है, खासकर किसी बैल या गाय या गीदड़ की तरह। वो 4 पैरों पे चलेगा, घास खाएगा, जानवर की तरह वो शिट करेगा, उसकी तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करेगा, उसी की तरह सोने की कोशिश करेगा एंड सो ऑन। लेकिन बोनथ्रोपी की जो बेस्ट बात है वो ये है कि ये फेजेस में आता है। एक ट्रिगर होता है, अभी आया, 15-20 मिनट रहा और फिर वो चला गया। फिर शायद 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद, यू नेवर नो कि वो अटैक दोबारा कब आएगा। तो वो फिर से आता है। जब वो आएगा वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वो रहेगा एंड देन फिर वो चला जाएगा। एक इंसान जो भारत के किसी गांव में, जिसके ऊपर इस तरीके का केस हुआ, उसने अचानक से एक गाय का किरदार प्ले करना शुरू कर दिया और 15 मिनट के बाद अचानक वो अपने इंसान पैरों पे खड़ा होकर के लोगों से बात करने लगा। तो ये एक बड़ा इजी पोर्ट्रेयल है भारतीय पौराणिक सभ्यताओं में कि ये एक अवतार है। इसको क्लियरली एक अवतार के तौर पर माना जा सकता है कि एक इंसान 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक एक गाय के किरदार में रहा और उसके बाद अचानक से वो खड़ा हो गया और वो भूल गया कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो ये एक परफेक्ट पिक्चर है जिसमें एक इंसान को अवतार दिखाई दिया जाता है। जब तक हम वहाँ पहुँचे थे तब तक मेरे ख्याल से 200-400 लोग वहाँ पहुँच चुके थे, पूजा पाठ सब कुछ चल रहा था। इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पिछली बार हमने इस तरह की बात की थी, कई कमेंट्स तब आए थे जो मैंने खुद पर्सनली पढ़े थे कि ये अगर इसको ये इतना बड़ा ये मिथ बस्टर है तो ये सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों कर रहा है, मुसलमानों के बारे में भी बोले। तो भैया ऐसा है कि मैं सबके बारे में बोलता हूँ, मेरा ऐसा किसी से कोई लगाव नहीं है। मेरा समाज में अंधविश्वास से मेरा को प्रॉब्लम है। अब चाहे वो मुसलमान के जिन्नात कर रहे हों या हिंदुओं में कहीं पर किसी को अवतार बना करके पेश किया जा रहा हो, या क्रिश्चियनिटी का कोई पादरी पंजाब में कहीं बैठ करके लोगों के भूत झाड़ रहा हो मैजिक टच से, या कहीं वो नाच रहा हो बैठ करके कि ओ माय जीसस कर रहा हो, और या कोई मुसलमान जिनके नाम पर अल्लाह ताला के करम करके वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो। तो मेरा बहुत क्लियर फंडा है कि मुझे धर्म से दिक्कत नहीं है, आस्था से दिक्कत नहीं, अंधविश्वास से दिक्कत है। कृपया करके इन दोनों को आपस में मत जोड़ें। आस्था अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है, इन दोनों को आपस में ना जोड़ें। तो मैं उस गांव में था और वहां पर ये 200-400 लोग, पूरा तमाशा लग चुका था। जब हम पहली बार उस इंसान के पास पहुंचे तो सब देखने में तो हमें भी थोड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि पहली बार इस तरह का कोई सीन हमारे सामने आया था जहां पर एक इंसान जो है वो एक गाय बन के चल रहा है ज़मीन पर। और तब तक ये आलम उस लेवल तक पहुंच चुका था कि उसके गले में लोगों ने घंटी वंटी बांध दी थी, उसके सर पे वो टीके लगा दिए गए थे। बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने वो तांबे के सींग भी बनवाए हैं जो बाद में उसके ऊपर लगाने वाले थे, तब तक नहीं लगाए थे। मतलब उसको एक पूरा रूप दे दिया गया था थोड़ा थोड़ा।
हम लोग पहुँच गए, बातचीत हुई, रात हुई, फिर हमने उस इंसान से बात की कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब हम उस स्टेज में पहुंचे थे तब तक वो इंसान बोल रहा था, मतलब चल रहा था गाय की तरह, लेकिन वो बात भी कर रहा था। तो मैंने कहा ये सब क्या चल रहा है? तो कह रहा वो रोने लगा। एक्चुअली वो रोया, उसने बोला देखो ऐसा है कि कुछ तो हुआ था मेरे साथ 2-3 दिन पहले घर में, कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा ऐसा लगा कि मुझे जानवर की तरह चलना है, मैंने चलना फिरना शुरू किया, कुछ खाया, मुझे ध्यान में नहीं रहा कुछ, लेकिन ये मेरे साथ मेरे घर में हुआ था। उसके बाद अगले दिन रात को भी हुआ। उसके बाद से ये लोगों ने उठा के मुझे गाय बना के यहाँ बिठा दिया है, बोल रहे हैं तेरे को नहीं पता, तेरे अंदर नंदी का अवतार आता है। और वो तमाशा पूरा शुरू हो गया। जब पीपली लाइव आपने अगर फिल्म देखी हो तो वैसा पूरा सीन बना हुआ था, स्पीकर पे गाने बज रहे हैं, एक आदमी मंच पे खड़ा होकर के नंदी की कहानियाँ पढ़ रहा है, और ये पूरा तमाशा वहाँ पे लगा हुआ था। वो चला भी, फिर कुछ दिन तक तमाशा चला भी, अखबार में भी आया था, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी आया था। तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जो इस तरीके के केसेस होते हैं, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। सेम एक केस एक मुस्लिम औरत का आया था हमारे पास हैदराबाद से। सॉरी कट कर रहा हूँ, फिर उसका कंक्लूड कैसे हुआ आपने? देखिए हमने तो उसमें कुछ किया नहीं, उसको अवेयर किया कि उसको वो डिसऑर्डर है। हाँ ये बात हमने ज़रूर लोगों को बताई। तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका ऐसी कोई पागलपन की बीमारी थोड़ी होती है। यहाँ तक कि एक साइकेट्रिस्ट है इटली में, हमने उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया था उस गांव में। अच्छा। क्योंकि बोनथ्रोपी के केसेस इंडिया में नहीं देखे जाते, बहुत कम होते हैं, 1 in a million आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन बाहर हैं, बाहर कई केसेस आते हैं बोनथ्रोपी के। तो हमने उनका भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया था, जहां वो अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, उनका ट्रांसलेट करके मैं उनको हिंदी में बता रहा था। तो हमने कुछ एक तबका ऐसा था जो ये मानने को तैयार हो गया, और उस तबके में कह सकते हैं आप 20-50 लोग रहे होंगे, बट बाकी लोगों ने तो वो इनकार कर देते हैं, लोग नहीं मानते। ये तो है कि गांव के लोग मानते कम है कि एक चीज को देख लिया ना उन्होंने, फिर वो उनका पर्सपेक्टिव वही हो जाता है कि ये ऐसे ही है। मतलब वो चेंज करना बहुत मुश्किल है अगर वो उन्होंने बिलीव कर लिया। इसके पीछे एक रीज़न ये भी आता है कि वो थोड़े पढ़े लिखे कम है, लिटरेसी रेट कम है इंडिया में, तो वो लोग उस लेवल पे एजुकेटेड ही नहीं है कि वो लोग बिलीव भी कर पाए। नहीं, मैं शायद आपकी बात से सहमत हो जाऊं कि रूरल एरियाज में लोग थोड़ा एडमेंट होते हैं अपनी बात को लेकर के, कि जिस चीज़ में अटल रहते हैं उस पे कि जिस यही चीज़ में है। हम मानते हैं वो हम मानते हैं, और हम नई चीज़ों के लेकर के अडेप्टेशन हमारे में कम है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा अंधविश्वास है। वो अलग तरीके का अंधविश्वास है, वो अलग बात है। मतलब अब थोड़ा फैसिनेशन हो गया है, अब रेकी हीलिंग्स आ चुकी हैं, टैरो कार्ड रीडर्स आ चुके हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आ चुके हैं, अब जो है वो चक्रास और स्पिरिचुअलिटी और 7th क्लाउड और इन सब की बातें होती हैं। पहले वो तंत्र मंत्र तांत्रिक औघड़ ओझा, तो अब ये सब जो है ये सब लो क्लास हो गया है, और ये बाकी सब जो रेकी हीलिंग फैंसी टर्म्स अब आ गए हैं, जिसमें अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बढ़िया अंग्रेजी में बात करते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होने लगे हैं, हीलर्स होने लगे हैं, सोल हीलर्स वगैरह वगैरह, मतलब बहुत तरह की दुकानें चल रही हैं। तो पढ़े लिखे लोग अब इस पर यकीन करते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। इसको बताते भी थोड़ा ऐसे हैं कि मैं रेकी कर, मतलब थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये हो रहा है, और फैंसी है तो इसलिए और ज़्यादा फैंसी है, फैशन में है। जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी जा रहा है रेकी हीलिंग करवाने और टैरो कार्ड रीडर। भाई सेकंड केस पे आते हैं जो आप बता रहे थे। हाँ, तो हमारे पास एक हैदराबाद से एक मुस्लिम औरत का केस आया था। ये केस, जो टर्म जिसको हम कहते हैं, इसको बहुत आसान भाषा में हम कह सकते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कैपग्रास सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह के सिंड्रोम में क्या होता है कि अक्सर इंसान एक इम्पोस्टर समझने लगता है किसी को। फॉर एग्जाम्पल, आप इनको कुछ और समझ लेंगे, मतलब आपको लगेगा कि शुभम कोई किलर है जो आपको मारने आया है।
इसे कैपग्रास सिंड्रोम कहते हैं। आपको शुभम कुछ भी लग सकता है, मतलब एक भेड़िया लग सकता है, कुत्ता लग सकता है, मक्खी लग सकता है, छिपकली लग सकता है, एक किलर लग सकता है, एक खूबसूरत सी लड़की लग सकता है जिसकी कमी है लेकिन लग सकता है। वही उसी पे हंस रहे। कमी है लेकिन लग सकता है, लगने में क्या है, लगने में कोई बुराई नहीं है। तो लग सकता है। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास आया था हैदराबाद से, जहाँ पर उसको अपने जो पिताजी थे वो किलर लग रहे थे, हत्यारे लग रहे थे, जिनके हाथ में एक चाकू है और उसको मारने के लिए भाग रहे हैं वो पीछे। तो उसने 3 दिन से अपना घर बंद किया हुआ है, अंदर है, और ना वो घर में किसी को आने दे रही है ना जाने दे रही है। लड़की की नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद शायद वो दूसरी बार मायके आई थी और बस उसकी प्रेगनेंसी अनाउंस ही हुई थी। तो वैसे केस में तो उसके पिताजी जो थे वो किसी को बता नहीं सकते थे। उनको इस बात का डर था कि नई नई शादी हुई है, नई नई प्रेग्नेंट हुई है, अब अगर मैं किसी को ये बोल दूं कि मेरी बेटी को मानसिक दौरे पड़ रहे हैं तो ये भी एक बड़े उनके लिए टेंशन की बात है। और ये वो दौर था जब तक ये 3 तलाक की बातें नहीं उठी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई मुस्लिम परिवार थे, आज भी हैं, जो चाहे कितने भी पढ़े लिखे और फूले फले हों, कितने भी आगे हों, लेकिन ये 3 तलाक वालों से उन्हें डर तो लगता था। तो जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आज कोई आकर के उस बारे में खुल से बोले या ना बोले, लेकिन कई बातें ऐसी दब जाती हैं आज भी, क्योंकि ये जो डर होता है ना, ये 3 तलाक वाला, इसकी वजह से मुसलमान औरतों में खौफ रहता है। मेरे इस फ़ोन पर जो मेरी हेल्पलाइन है, मेरे पास कई मुस्लिम औरतों के केसेस हैं। मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी पर्सनली मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उसमें वो साफ बताती हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके पिताजी को ये सारी चीज़ें थी तो वो किसी को बता सकते नहीं थे। उनके एक मित्र हैं, हरीन नाम है उनका, वो हैदराबाद में रहते हैं, वो मुझे जानते हैं। मतलब मेरी हरीन जी से आज भी खूब बातचीत होती है, हम जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या किया जाए। मैंने कहा देखिए मैं तो दिल्ली में हूँ, तो मैं आपको यहाँ से सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, या अगर कोई इमरजेंसी है तो मुझे बताइए, मैं फ़्लाइट लेके आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं देखो, अगर तुम कुछ किन्हीं लोगों से बात कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो। हमने हैदराबाद के एक बढ़िया साइकेट्रिस्ट का नंबर निकाला जो एक अस्पताल में काम करते थे। वो वहाँ से निकले, वहाँ तक उनके घर तक गए, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है बाकायदे, उसको पकड़ा है, और उसके बाद करीब 16 दिन तक उसका अच्छा इलाज चला है। बिना इसे इलाज, उसको कोई पागल खाने में नहीं भर्ती किया गया। जो थेरेपीज़ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें उसके परिवार वालों को नहीं बताई गई, क्योंकि उनको अपना एक सोशल स्टिग्मा या ऑब्लिगेशन था कि अगर हम बता देंगे तो हमारी बेटी के भविष्य पर कोई सवाल शायद खड़ा हो जाए। लेकिन हाँ, इस तरीके से वो फंक्शन हुआ, हालांकि वो ठीक हो गई। मेरा सिर्फ रोल उसमें इतना ही तक था कि मैं उनको एक सही रास्ता उनको दिखा पाया कि आप ये रूट लो। जब मैं उनको ये रूट बता रहा था तब मैं भी श्योर नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। एक्चुअली वो एक तुक्का था, एक प्योर गेस कि भाई ऐसी ऐसी बात है। मैंने कैपग्रास सिंड्रोम के 2 केसेस पहले पढ़े थे इंडिया में स्ट्रॉन्ग, जो कि आज भी इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की वेबसाइट पर मौजूद है। मैंने भी गवर्नमेंट डेटा ही पढ़ा था और वो भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। तो जब उन्होंने पूरा सिनेरियो उसके पिताजी ने कॉल पे मुझे बताया, तो मैंने बस वो एक नोट हिट किया कि ये कैपग्रास सिंड्रोम है, आप डॉक्टर से बात करो और डॉक्टर को सीधा बोलो आप कि कैपग्रास सिंड्रोम का केस है। अच्छा। तो उन्होंने 1-2 जगह बात की, वहाँ उनकी बात नहीं बनी, फिर उनका कॉल आया और ये सब कुछ हुआ है करीब 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 या 2 घंटे के अंदर। इधर हम बैठे हुए हैं और दनादन फ़ोन मिला रहे हैं हैदराबाद किधर भी, जहाँ जिन जिन डॉक्टर्स का नंबर मिल रहा है। फाइनली एक डॉक्टर का नंबर मिला हमें, जिनसे हमने फ़ोन किया और अब मैंने उनसे पहले बात की। उन्होंने कहा मैम कैपग्रास सिंड्रोम का केस है, क्या आप हेल्प कर पाओगे? उन्होंने क्लियरली बोला हाँ मैं कर लूँगी। फिर वहाँ से वो चीज़ निकली। कैपग्रास सिंड्रोम के और भी केसेस आते हैं, जिसको हम बेसिकली, मैं अपनी लैंग्वेज में इम्पोस्टर केस बोलता हूँ। इम्पोस्टर केसेस में अक्सर लोग किसी को कोई और समझ लेते हैं, उनका पोर्ट्रेयल कहीं और चला जाता है। तो ऐसे कई और केसेस हैं
जो हमारे सामने आ रहे हैं अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस पहलू से देखना चाहते हैं। भाई यूएस का ही एक बहुत फेमस केस है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, नेटफ्लिक्स पे है। जेफरी डेमर करके एक बंदा था, वो क्या करता था कि गे क्लब्स में जाके, मतलब क्लब्स में जाके वो जो बॉयज़ होते थे उनको अपने साथ ले जाता था कि कम टू माई प्लेस, बात करके वो चिल तो हो ही जाते थे। तो उनके पास घर ले जाने के बाद वो उनको मतलब फ़ोटोज़ खींचता था उनकी, नेकेड फ़ोटोज़ खींचता था। फिर उसके बाद बेहोश करके मतलब गन के उस पर सोता था उनके साथ। फिर उसके बाद उनको काट के मार के उनका हार्ट खाता था, उनका माइंड खाता था। भाई ये भी एक सीन है। ये कौन सी बीमारी होती है? देखो, इसको वैसे तो आसान टर्म में ये कैनिबलिज्म में Cannibalism आएगा, है ये, हाँ। ये कैनिबलिज्म में आएगा। और कैनिबलिज्म बहुत फैंसी है, मतलब ये है सदियों से हमारे बीच में, हमारे यहाँ अघोर तंत्र में है या कहीं और आपने पढ़ा होगा शायद इसके बारे में। लेकिन कैनिबलिज्म बहुत शुरुआत से है। इंडिया में भी एक केस आया, एक जो कपल था उस, हाँ, वो गर्लफ्रेंड को जो मार करके उसने टुकड़े करके फ्रिज में। इंटरेस्टिंगली उसके बाद कई और केस आए, उसके बाद कई और, फिर वही बात है, केस तो उसके पहले भी आ रहे थे। उन ऐसे केसेस पर ध्यान जाना शुरू हुआ इस केस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर निर्भया वाला केस नहीं होता तो शायद रेप आज भी हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होता। वो तो निर्भया वाले आउटरीच के बाद रेप्स को हमने बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया है, वरना उससे पहले तक तो नेता बोल देते थे कि कोई बात नहीं, लड़का है, गलती हो गई। भाई अब बात करते हैं ज़रा भूतों की। और आपका एक बड़ा फेमस पॉडकास्ट था अनसुना सच। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ अनसुना सच के बेस्ट जो आपकी स्टोरीज या जो बेस्ट मोस्ट व्यूड मोस्ट स्ट्रीम्ड जो कहानियाँ हैं वो हमारे व्यूअर्स को भी सुनने मिले। कुछ बताओ इंटरेस्टिंग आपकी इन्वेस्टिगेशन के किस्से। तो अनसुना सच एक काफ़ी क्लोज पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने ट्रैवल बहुत किया है और बड़ा मज़ा आया मुझे उसके लिए ट्रैवल करने में। उसकी कुछ कहानियों में मैं कह सकता हूँ जो मेरी फेवरेट है वो बुरहानपुर फोर्ट की कहानी है, जो मैंने बनाई थी, जिसमें लोग कहते हैं कि आज भी भीम आते हैं वहाँ। भीम, जो पांडव वाले भीम। हाँ, भीम, कुछ लोग मतलब दो अलग अलग जगह हैं। कुछ एक हैं जो कहते हैं भीम आते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं अश्वत्थामा आते हैं। हालांकि अश्वत्थामा वाली स्टोरी जो है वो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा भारी है। वो फोर्ट के नीचे एक जगह बनी हुई है जहाँ आज भी रोज़ रात में पूजा होती है, मतलब लोग फूल वूल छोड़ के जाते हैं और अगले दिन उनको सब शिवलिंग पर पूजा किया हुआ मिलता है। तो जब आपने विजिट करा तो ये प्रोसेस देखा आपने पूरा? मैंने तो अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला, मैंने पूरा प्रोसेस देखा और अश्वत्थामा भी मुझे दिखे। ये आप किस वे में ले जा रहे हो? समझ ये नहीं आ रहा। सार्केज़म ये सार्केज़म ही है मुझे लग रहा है। मुझे अश्वत्थामा दिखे, 5 फुट 6 इंच के थे, काले से थे, लाल रंग की धोती पहनी हुई थी। 4 बजे वो पंडित पूजा करके वहाँ से निकल रहे थे, सुबह के 4 बजे। क्योंकि हमारे साथ अच्छी बात ये होती है कि जब हम लोकेशन में घुसते हैं तो हम रात भर रुक जाते हैं। अच्छा, जब रात भर रुक जा रहे हैं तो हमें पता है, लोकल अथॉरिटी को पता है क्योंकि परमिशन लेके जाते हैं, लोकल पुलिस को पता है क्योंकि एज अ सेफ्टी हम उनको बता के जाते हैं कि हम रात भर यहाँ हैं। अगर कोई हमारे बारे में पूछता हो आप तक यहाँ पहुँचे तो बता देना कि वो रात में हम वहाँ गए थे। तो इन 3 लोगों को तो पता होता है, इनके अलावा किसी और को नहीं पता होता। तो जो ऐसी जगहों पे स्वांग रचने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, भानगढ़ फोर्ट है। भानगढ़ फोर्ट में पीछे की तरफ, बहुत कम लोग ये जानते हैं, वहाँ पर एक दीवार की एक मस्जिद बनी हुई है। बस एक दीवार है और उसके अंदर मस्जिद की नक्काशी की हुई है। मतलब जो लोग भानगढ़ फोर्ट जाते हैं, जो कैमरा पर जाते हैं, वो जाएंगे, बाहर फोर्ट आपको दिखा देंगे। लेकिन जब आप वहाँ से एक पैदल वॉक शुरू करते हैं, एक ट्रैक शुरू करते हैं सरिस्का फॉरेस्ट की तरफ, तब आपको करीब 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक सिंगल दीवार की आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, जहाँ के बारे में ये मान्यता है कि वहाँ पे जिन्नात आके पूजा करके जाते हैं। मतलब उस जगह पर जिन्नात नमाज पढ़ते हैं और शुक्रवार की बृहस्पतिवार की रात तो वो आते ही आते हैं जुम्मे की नमाज अदा करने। दिन में नहीं आ सकते तो वो रात में आके अपनी नमाज अदा करके जाते हैं। 2 बार हम वहाँ रुके हैं रात भर। वहाँ जिन्नात आते हैं, उनके जिन्नात की हाइट जो है 5 फुट 8 इंच की है, दाढ़ी इतनी है
और आते हैं वो प्रॉपर वो अपना नमाज पढ़ के पूजा वूजा करके सब करके चले जाते हैं। हमसे मिले, हमसे बात की है जिन्नातों ने वहाँ के, हमको बताया उन्होंने कि कैसे वो हर शुक्रवार और रोज़ यहाँ पर अगरबत्ती चढ़ाने आते हैं, जिसका जिम्मा जो है उनको गांव के एक जो बड़ी मस्जिद है उनके लोगों ने दे रखा है। अब अगले दिन सुबह जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पूजा पाठ किया हुआ मिलता है मामला। सिमिलरली इट हैपेंस विद बुरहानपुर फोर्ट ऑल्सो। एक पुजारी हैं जो वहाँ पूजा करने जाते हैं, वो बड़ी अपनी शिद्दत से पूजा कर रहे हैं उस शिवलिंग की, और सालों से कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि इसमें अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई है। बुरहानपुर फोर्ट है, बुरहानपुर फोर्ट के ठीक एडजेसेंट 1.5 किलोमीटर में एक गांव है, जिस गांव में वो पुजारी जी रहते हैं अगर, और वो जाने जाते हैं किले वाले पुजारी जी के नाम से, बड़े फेमस हैं वहाँ पर लोकल एरिया में। जो भी घूमने जा रहा है वो उनसे जाके पूछ सकता है, फोर्ट के अंदर किसी से पूछेगा किले वाले पुजारी जी कहाँ मिलेंगे, वो बता देंगे वहाँ मिलेंगे। और उनसे आप बात करो वो आपको साफ बताएंगे बेटा कि मेरे को 32-33 साल हो गए, मैं यहाँ रोज़ पूजा करता हूँ। तो उन्हें भी नहीं पता कि अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई। रात में करते हैं वो। हाँ, उनका रोज़ सुबह का है कि सूर्योदय होने से पहले वो शिवलिंग की पूजा करके वहाँ से निकल जाता है। बताओ और लोग क्या क्या मान, लोग कह रहे हैं वहाँ अश्वत्थामा है। ये फिर एक अंधविश्वास है लोगों में। बोल नहीं सकते ना भाई, धर्म के बारे में अंधविश्वास बोलोगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा भाई, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस था जब आपको एक हॉन्टेड जगह पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, उसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस करा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 2-3 हमारे भाई लोग हैं जो इस पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने वो भी हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमने खुद ये एक्सपीरियंस करा है कि एक स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल कुछ बुरी स्मेल आने लगती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कभी एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ऐसे चेंजेस। या फिर आपको कोई पास बाय करता हुआ फील होता है कि कुछ तो है, कुछ हवा सी चलने लगती है एकदम से फिर रुक जाती है, सिमेट्रीज पे, कब्रिस्तान पे, या किसी भी हॉन्टेड जगह पे। ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं, तो आपको कुछ ऐसे फिजिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान? चाहे दिखा ना हो बट कुछ फीलिंग, कुछ? नहीं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। अच्छा, ये सारे हुए हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये इस तरीके के सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे एक्सपीरियंस मान के वहीं पर छोड़ देते हैं कि भाई ये मुझे हो गया, एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं जो है उसी से एक कदम और आगे ले लेता हूँ कि ये क्यों हुआ, मुझे जानना। अब ये चुल मच गई है मेरे अंदर और मुझे पता करना है कि ये क्यों हुआ, वो ठंड लगी क्यों, ऐसे कैसे ठंड लग गई, खड़े हैं जो ठंड लग के चली जाएगी, ये कोई बात थोड़ी हुई। ऐसे नहीं होना चाहिए। ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ और ना ऐसे किसी एक्सपीरियंस को ना होना। I'm so sorry। ये भी पैरानॉर्मल तो नहीं है कुछ कि बताना चाह रहे हो पर बताने नहीं दे रहा भूत? क्या रहा, कहाँ क्यों बोल रहा है ऐसे? तो ना वो लोग गलत हैं और ना उनके एक्सपीरियंसेस, और ना जिन लोगों को ये होते हैं वो गलत होते हैं। यहाँ पर हालात जो है वो थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे टेम्परेचर का गिरना या उठ जाना। अब ज़्यादातर टेम्परेचर का गिरना या उठ जाने वाले केस आपके पास आएंगे हिल्स से। गोवा में ऐसे केस बहुत कम आएंगे जहाँ पर कोई कहेगा कि मेरा टेम्परेचर ड्रॉप और पिक हुआ बहुत तेज़ी में, लेकिन हिल्स पर ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर ड्रॉप का होना या इंक्रीज़ होना ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब कोई 10 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ जाएगा, 2-4-5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। उसमें ये ज़रूर होगा कि आप अगर वहाँ खड़े हैं आपको थोड़ा ज़्यादा ठंड लगी, आप अगर थोड़ा इधर आए तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल महसूस होने लग गया। तो इसमें जो है ये पूरा एक एटमॉस्फेयर बनता है चारों तरफ चीज़ों का। कुछ जगहों पर पेड़ों की वजह से ठंडक ज़्यादा होती है, कुछ जगहों की मिट्टी वैसी होती है जो ठंडक को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। अब जैसे आप लोग सब मसूरी गए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लाइब्रेरी चौक पर हैं, लाइब्रेरी चौक से आप निकले केम्प्टी की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, एक रास्ता कट गया कंपनी गार्डन की तरफ लेफ्ट में ऊपर, और एक राइट में रास्ता नीचे चला गया जो आपको सीधा केम्प्टी फॉल जाता है।
जो रास्ता राइट में जा रहा है उसमें 3 किलोमीटर के बाद से लाल मिट्टी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। आप जब मसूरी जाओगे आप ये ऑब्जर्व करना कि उस पहाड़ के मतलब केम्प्टी की तरफ जाते हुए आपको ठंड ज़्यादा महसूस होगी और केम्प्टी से मसूरी आते हुए आपको कम ठंड महसूस होगी। कभी आप ये महसूस करना। रीज़न ये है कि जिस तरफ लाल मिट्टी वाले पहाड़ हैं वो ठंड को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और जिस तरफ चट्टानों वाले पहाड़ हैं वो गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो वो रात में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिकल चेंज होता है, इतना चलता है। आज तक दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने मशीनी तौर पर यह साबित नहीं कर दिया कि 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। और मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की मशीनें जेन्युइन है, वो झूठ नहीं बोलती। अगर वहां पर 20 डिग्री का ड्रॉप आएगा या इंक्रीज आएगा तो वो इमीडिएटली कैप्चर करेगा। तो इसलिए लोग इस चीज को मशीन पे नहीं साबित कर पा रहे, ये बातों में हो जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो मशीन पे आ जा रहा है क्योंकि वो मशीन तो खिलौना है, उसके साथ खेल सकते हैं, इसके साथ नहीं खेल सकते। तो एक आपकी वो टेम्परेचर वाली बात तो मुझे ये लगता है कि वो ये रही। दूसरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कई बार हमें एहसास हुआ कि कुछ पास हुआ, तो इस तरह का एहसास ऐसी लोकेशन पर जाना, रात में आप वहाँ पर 1 बजे 2 बजे 3 बजे अकेले हैं या 1-2 लोगों के साथ हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह का एहसास होना मुझे नहीं लगता कोई बहुत फिक्र करने वाली बात है या ये इस्टेब्लिश कर देने वाली बात है कि भूत प्रेत होते हैं। एक लोकेशन कवर करके आया हूँ और अभी मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट नहीं करी है। ये कहानी बता देता हूँ पहले तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं, इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं
क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है उसको, भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है, उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले ऐसा सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो
नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैराटॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। अच्छा। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार रुपये लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे देंगे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी
वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई? जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस। अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ। क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों। क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है। और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट, जो एंटिटी है, कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह हाँ वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है। और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे ही एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं, अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप, वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो।
और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर lady- मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? करी नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया। वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी?
चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए और गुरुजी ने मना कर दिया ये केस नहीं होगा हैंडल, तो आप छोड़ देते हो एज इट इज़ तभी, या कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने ना, मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे गुरुजी के पास, और देखो मैंने आज तक कभी भी उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया, मैं एक वैसे भी बात बताता हूँ, वो बड़े लोग ही हैं ना, वो फ़ोन चलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है भाई। उनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने सॉर्ट ना करी हो। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी आपको दिखाऊंगा पर्सनली, 5 दिन पहले एक फ़ोन आया और एक मेरे भाई यहाँ पे काउंसलर भी हैं इधर साउथ दिल्ली की साइड में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो मेरे से सीधा बोलने लगे कि भाई एक आदमी है उनको ना आपके गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो जब भाई पता चला ना, तो वो एक मतलब आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो मेरे गुरुजी से मिलना चाहते हैं। गुरुजी के पास भाई पावर पता है क्या है, गुरुजी मतलब मैं एक गुरुजी वाली बात बताऊं तो गुरुजी कोई तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। 18 घंटे सिर्फ एक टाइम पे वो सिर्फ हवन और पूजा और तपस्या करते थे। रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में एक पैर के ऊपर ऐसे करके तपस्या करते थे। तो उनके पास भाई ये चीज़ें हैं, वो कभी किसी को बुलाते नहीं है कि कोई उनके पास जाए, वो सिर्फ अपनी भगवान में लीन है। तो इस चीज़ के लिए वैसे उन्होंने बोला नहीं कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्र 90 साल हो रखी है, मैं कैसे जाऊँगा? या उस औरत को मेरे पास लेके आ जा। तो ट्राई करा आपने, औरत वहाँ तक आ जाए? औरत को मैंने फ़ोन किया तो वो औरत मेरे से कह रही है, जब मैंने बोला कि आप मेरे गुरुजी से मिल लो, आप बिलीव नहीं करोगे, उस औरत ने मुझे वो अमाउंट भी भेजा, मेरे को 30,000 रुपये भेजे कि ठीक है आप मेरा स्टे वे वहाँ पे करा देना गुरुजी के वहाँ पे, मैं मिलने आ जाऊँगी। उसने मुझे डेट भी दी उस टाइम पे, लेकिन भाई वो लेडी आई ही नहीं मेरे पास। और वो कह रही है कि मैं जब आने की कोशिश करती हूँ मुझे रोक लेती है। वरना एक टाइम पे जैसे बालाजी मंदिर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था, बहुत धीरे बोलते हैं वो, आपको दिखाऊंगा अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि भाई नीम करोरी वाले बाबा है ना, सेम उनके रियल ब्रदर हैं वो, 1% का डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने वो आना नहीं चाहते, कह रहे वो नहीं आना चाहती, वो भेजना नहीं चाहती उसको, कह रही वो पैर तो रखे यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला मैडम आ जाओ या कुछ ये वो, तो भाई वो पैसे भी दे के ऐसी चली गई है, आ नहीं पा रही है, रोक लेती है। आने ही नहीं दे रही है भाई वो उसको। बाप रे, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। गलत ही सीन है यार ये तो। मतलब भाई ये सोचो, मतलब एक उसने अपनी माँ को भी मारा, बेटी को भी मारा, और वो मारती ही रह रही है सबको। वो तो पति बच गया, उसका पति बच गया, नहीं पति बच गया, पति ने छोड़ दिया। और आप भी बच गए। हाँ भाई, मैं तो धक्का दे दिया, मेरे को समझ नहीं आया धक्का क्यों दिया। मतलब एक होता है नॉर्मल, एक लड़की धक्का देगी तो पता चलता है भाई, एक हल्का सा हिलेगा आदमी। हाँ भाई, उसने लिटरली इतनी तेज धक्का दिया ना, जैसे किसी आदमी ने, बहुत बड़े आदमी ने धक्का दे दिया मुझे। क्रेजी भाई। मैंने कहा भाई ये केस ऐसा, लेकिन केस ऐसा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता था, बस ये था कि अगर वो आती तो वो सॉल्व हो जाता। क्योंकि पोजेस केस में तो भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टचवुड। तो इस पॉडकास्ट के बाद कांटेक्ट करें अगर वो आपको, मैं आना चाह रही हूँ। हाँ वो आना चाहें तो भाई मैं तो बोलूँगा उनको, आप आ जाओ मैडम, हमारे पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। सही बात है लेकिन भाई। ये है, वो गई भाई, बहुत जगह भी गई, बहुत सारे अघोरियों पे गई, बहुत सारे इन चीज़ों पे गई भाई, बात बनी नहीं मतलब वहाँ से। बनी नहीं भाई। हाँ भाई, जब वो वाराणसी चली गई वहाँ पे तो बननी चाहिए थी बात। पूजा भाई वूजा मैं जब आपको हुई। बता रहा हूँ, मैं इस पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत भी होऊंगा,
लेकिन इंडिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ठीक कर सकते हैं लोगों को। 99% सिर्फ पैसा कमाते हैं और सिर्फ फेक चीज़ें करते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।